हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? चलो, आज हम फिजिक्स का अगला टॉपिक शुरू करते हैं। पिछले टॉपिकों में मैंने जो तुम्हें पढ़ाए थे उसमें कुलाम्स लॉ के डेरिवेशन करके दिखाई थी, उसके नोट्स लिखवाए थे। कैसे लगे आपको? ठीक लगे? तो आज की इस क्लास में हम आपको जो कुलाम्स नियम था, जो कुलाम्स लॉ था, उसका वेक्टर स्वरूप बताएंगे कि वेक्टर में वो कैसे लिखा जाता है। ठीक है? तो मेरे इस चैनल फिजिक्स सुपर कॉन्सेप्ट में तुम्हारा स्वागत है। सभी बच्चे जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसकी जो वीडियो हैं वो तुम तक लगातार मिलती रहे। ठीक है? तो चलो, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे कि इसको वेक्टर में कैसे लिखा जाता है। तो हेडिंग डालो। देखो, आज के इस नोट्स में मैं तुम्हें नोट्स भी साथ में लिखवाऊंगा, इसका अलग से कोई वीडियो नहीं डालूंगा, तो नोट्स भी साथ में लिख लेना। ठीक है? तो चलो हेडिंग डाल लो। आज का जो हेडिंग है वो है, हेडिंग है वेक्टर। वेक्टर नोटेशन ऑफ कूलॉम। कूलॉम्स लॉ हिंदी में कहेंगे कूलॉम के नियम का। कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। हिंदी में कहेंगे निरूपण। ये हमारा हेडिंग हो गया आज का। यानी जो कूलॉम्स नियम था, जो पढ़ाया था आपको, उसको वेक्टर में कैसे लिखेंगे हम, वेक्टर के रूप में कैसे लें। कूलॉम नियम क्या था? दो चार्ज के बीच लगने वाला इंटरेक्शन, यानी फोर्स। अब फोर्स कैसी यूनिट होती है? फोर्स एक वेक्टर यूनिट होती है। तो वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर किसे कहते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, उसको वेक्टर कहते हैं। एक दो क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर को कहते हैं अदिश, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर किसे कहते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। ये क्लास 11th का वेक्टर का एक चैप्टर है। अगर किसी को वेक्टर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं फिर उसके ऊपर एक वीडियो बना कर आपको दे दूँगा, अच्छी तरह समझा दूँगा। क्योंकि इस क्लास में आपको वेक्टर नहीं सिखाया जाएगा। इस क्लास में वेक्टर का चैप्टर नहीं है। आपको इसमें वेक्टर के रूप में लिखना बताया जाएगा, ये कि ये कैसे लिखा जाएगा कूलॉम का नियम। वेक्टर क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके ऊपर लेक्चर जो है वो क्लास 11th का है। अगर आप कहोगे तो मैं स्पेशल आपके लिए वो जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड कर दूँगा। ठीक है? और अगर आपने नहीं कमेंट किया, उसके बारे में नहीं बताया, तो फिर मैं ये समझूंगा कि आपको आता है। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, यानी वेक्टर नोटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है? ये हेडिंग डाल लो, आप आज का हेडिंग डाल लो। ठीक है? अब इसको कैसे, चलो मैं ये मिटा देता हूँ। हेडिंग डाल लिया ना आपने, अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मुझको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कराना है। ठीक, ये देखो वेक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे हम कूलॉम के। मान लेते हैं दो चार्ज है। एक चार्ज ये हो गया आपका, दो चार्ज हैं, ये Q1 और ये Q2। दो चार्ज हैं। मान लेते हैं ये दोनों प्लस प्लस हैं। माइनस माइनस भी मान सकते हैं, प्लस माइनस भी मान सकते हैं। फिलहाल मान लेते हैं कि ये दोनों प्लस प्लस हैं।
ठीक। इनके बीच की जो सेपरेशन है, मतलब दूरी, वो r है। कितनी है? r। तो कूलॉम के रूल में ये बताया गया है कि जब दो चार्ज होते हैं तो उनके बीच में फोर्स अप्लाई होता है। तो जैसे ये दोनों लाइक चार्ज हैं, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा और ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा। यानी दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? वो लगेगा रेपल फोर्स, यानी प्रतिकर्षण। ये इस पर फोर्स लगाएगा तो वो इधर जाएगी, ये इस पर फोर्स लगाएगा तो वो इधर जाएगी। तो मान लेते हैं कि इस वाले पहले चार्ज पर Q2 जो फोर्स लगा रहा है वो इस तरफ लगेगी, क्योंकि इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो वो फोर्स होगी F12। वेक्टर है तो ऊपर वेक्टर का। अच्छा, F12 कैसे तरह से है? इसको ऐसे पढ़ेंगे F12, यानी पहले 1 है ना, ये पहले चार्ज पर दूसरे चार्ज के कारण लगाया गया बल। इसको ऐसे पढ़ेंगे, यानी पहले चार्ज पर, पहला चार्ज ये है ना, फर्स्ट, तो पहले चार्ज पर दूसरे चार्ज के कारण लगाया गया फोर्स F12 होगा। इसी तरीके से पहला चार्ज दूसरे पर जो फोर्स लगाएगा वो कितना होगा? उसको लिखेंगे F21, यानी दूसरे चार्ज पर पहले के कारण लगाया गया फोर्स, वो इस तरफ, उसको F21 लिखेंगे। अच्छा बच्चों, ये हो गया हमारे इसके लिए फोर्स। अब ये जो इस चार्ज पे, इस चार्ज ने जो फोर्स लगाया वो कितना है? F12, जो इस तरफ लग रहा है, और ये इस पर चार्ज फोर्स किधर लगा रहा है? इस तरफ, यानी F21 वो इस तरफ। अब अगर इसको हम इस फोर्स को, जो इनके बीच फोर्स है, अगर इस फोर्स की वैल्यू निकालते हैं तो वो कितनी होगी? वो होगी F, जैसे ये वाला लेते हैं हम, F12 के का मतलब 1/4πε0। पता है ना ये वैल्यू? पहले चैप्टर में बताई थी जो कूलॉम वाले में, Q1 Q2 अपॉन। अब इनके बीच की जो दूरी, वो देखेंगे कितनी दूरी है, यानी r²। कितनी होगी? r²। अच्छा, इसे लिखने से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखो, जैसे ये फोर्स है, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस तरफ। अब फोर्स कैसी यूनिट है? वो एक वेक्टर यूनिट है। किसी भी वेक्टर यूनिट को लिखने के लिए उसमें दो चीज़ चाहिएंगी। अगर कोई, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देकर बताता हूँ कि अगर कोई वेक्टर है और इस वेक्टर को हमें लिखना है, ठीक है, तो ये इसमें क्या चीज़ होगी? एक तो इसका होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, जिसको कहते हैं परिमाण, मल्टीप्लाई एक होगा वेक्टर ए की डायरेक्शन। ये दोनों चीज मिलकर तब वेक्टर ए बनता है। यानी वेक्टर ए है क्या? इसमें दो चीज हैं, एक तो इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, और ए इसकी डायरेक्शन, तब जाकर ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जैसे मान लो भाई कोई फोर्स लग रहा है, मान लो ये फोर्स इस तरफ, और ये है 5 न्यूटन, तो ये इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कितनी होगी? 5 न्यूटन ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ। डायरेक्शन भी तो होगी, यानी डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, तब जाके मिला के ये वेक्टर हुआ। अगर डायरेक्शन नहीं हुई तब ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी। लेकिन जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसमें हम मिल जाएंगी, तब उसको कहेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जो फोर्स है, ये इस वाले चार्ज ने इस पे ये फोर्स लगाया, तो फोर्स इस तरफ लगाया। तो अगर हम ये देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो चलो लिखेंगे ही लिखेंगे, हम इसकी डायरेक्शन देखते हैं कि डायरेक्शन कैसे लिखेंगे। डायरेक्शन, चलो आप ऐसे मान लो कि ये जो आर है ना, ऐसे लिख लो मोड आर, ठीक है, मोड आर लिख लो उसको।
मोड नहीं भी लिखोगे तो भी कोई नहीं है। मोड का इसका मतलब ये होता है कि इसका ये मैग्नीट्यूड है, ये डंडे से लगाए ना हमने लाइन, इसका मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब जरा देखो, जब ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स इस तरफ लगा रहा है, तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी, इस तरफ होगी। लेकिन उसको शो कैसे करेंगे, उसको कैसे डिनोट करेंगे? तो कैसे करेंगे भाई, इधर से इधर इस जो बीच का जो डिस्टेंस है, इसको हम दो तरीके से, वेक्टर के रूप में दो तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? एक तो इस तरफ देखो, एक तो इस फोर्स की तरफ ऐसे, ये ऐसे, ये हो गया आपको। किधर गए हम भाई? इससे इस तरफ गए हम, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी हम इसको लिखेंगे R1 माइनस R2, ऐसे लिखेंगे। और अगर ये वाला फोर्स है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है वो इस तरफ, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ। तो इसका जो वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा, यूँ R2 माइनस R1। आप ये समझो कि R1 माइनस R2 क्या है भाई? देखो, सिंपल सी भाषा में समझ लो, जो ये चार्ज है, इस चार्ज पे इस चार्ज ने फोर्स लगाया तो वो इस तरफ लगा। अब इस फोर्स की डायरेक्शन भी तो चाहिए कि हमें। इस फोर्स की डायरेक्शन को शो करने के लिए क्या चाहिएगा? इस फोर्स की डायरेक्शन को शो करने के लिए हमें एक वेक्टर चाहिएगा। वो वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन को शो करके दिखाए। तो हमने कहा कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस वो r है, ये r ले लिया हमने। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस r है तो हम इस डिस्टेंस को, मतलब ये जो डिस्टेंस है, इसको वेक्टर के रूप में दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो जो इस फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगा वो इस तरफ से दिखाएगा, और जो इस फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगा वो इस तरफ से दिखाएगा। अब हमने R1 और R2 लिखा कैसे है, इसको भी समझ लो। देखो, हम ये फोर्स इधर से चल रहा है, इधर से चल रहा है इस तरफ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक इसने जो ये कवर किया, क्योंकि ये वेक्टर है और वेक्टर को हमें एक डायरेक्शन चाहिएगी, तो डायरेक्शन को शो करने के लिए, और ये हमारी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ना कह के हम वो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी विस्थापन। डिस्टेंस नहीं होगा, क्या होगा? विस्थापन, यानी डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। यानी इस जो बीच की ये डिस्टेंस है, इसके दो वेक्टर हो गए। एक तो इस तरफ को, जो फोर्स इस तरफ से यूं लग रहा है, तो उसका उस फोर्स ने कितना डिस्प्लेस किया, कितना विस्थापन किया यहाँ से यहाँ तक, इस तरफ इतना। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? यानी आखिरी बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, यानी फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। भाई फाइनल पॉइंट कितना है यहाँ पे? ये R1, यहाँ पर R1 मान लो उसको। और यहाँ पे कितना है भाई? ये 1 है ना, तो ये R1 हो गया। और ये कितना है? 2, R2। यानी इसमें से ये माइनस किया तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ गया, जो इस तरफ को होगा। इसी तरीके से इस फोर्स को डायरेक्शन शो करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? वो इस तरफ का डिस्प्लेसमेंट चाहिएगा, इस तरफ का, यानी जो इसकी डायरेक्शन इधर को होगी। तो ये किस तरह होगा? इस दूसरे में से, यानी इधर से चल रहा फोर्स, अब ये इधर फोर्स चल रहा, तो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट यानी R2 माइनस इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु R1। R क्यों ले रहे हैं? क्योंकि R हमने इनके बीच की डिस्टेंस मानी है। ठीक है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट ही डायरेक्शन को शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि F एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम जैसे इसको लिखते हैं, हाँ ये देखो यहाँ पे, तो हम जैसे इसको लिखते हैं F12 के Q1, यहाँ हो गया Q1 और Q2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। तो यहाँ लिखो R का स्क्वायर इनटू, अब देखो यहाँ तक ये क्या हो गया? ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, मतलब ये स्केलर फॉर्म होगी, स्केलर फॉर्म होगी नहीं, या
भाई अदिश राशि होगी। अब तक इसमें डायरेक्शन तो नहीं, क्योंकि फोर्स एक डायरेक्शन, फोर्स क्या है, एक वेक्टर, तो इसमें हमें डायरेक्शन भी तो ऐड करनी पड़ेगी। अब ये वाली डायरेक्शन, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं ये वाला, यानी डायरेक्शन को शो करने के लिए क्या करते हैं, R1 माइनस R2 कैप। अब आप कहोगे सर ये कैप क्या है? देखो किसी भी वेक्टर, ये कहलाता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो केवल डायरेक्शन को शो करने के लिए दिया जाता है। ये यूनिट वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, ये सब 11th में है। अगर आपने 11th अच्छी तरह से नहीं पढ़ी है, वेक्टर वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो वेक्टर आपको प्रॉब्लम्स में डाल देगा। ठीक है, तो वेक्टर को सीखना जरूरी है। यहाँ पूरा वेक्टर नहीं बताया जा सकता इस क्लास में, वेक्टर के लिए फिर अलग वीडियो डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर कहते हैं एकांक सदिश। तो एकांक सदिश जो है वो डायरेक्शन को शो करने के लिए लगाया जाता है। तो अगर इस फोर्स की डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर है जो R1 माइनस R2 से डिनोट किया गया, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा, इसके ऊपर कैप लगा दो, ये कैप लग गई। तो किसी भी वेक्टर का, मान लो ए वेक्टर है ए, अगर इसका यूनिट वेक्टर होगा तो उसे कहेंगे हम ए कैप, ए कैप, ये यूनिट वेक्टर होगा इसका। तो इस तरह से इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा हमारा, ये होगा। अब आगे देखो, अब हम इसको थोड़ा सा आगे करते हैं सोल्व। तो ये हो गया हमारा F12 इक्वल के, ये इसका मैग्नीट्यूड और ये इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब ये इस तरफ, तो ये होगा Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, और यहाँ यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू खोल दो। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है कि ए कैप इक्वल वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मोड। मोड का मतलब इसका मैग्नीट्यूड, परिमाण, यानी वेक्टर ए, ये इसकी वैल्यू होती है। अगर कोई वेक्टर ए कैप यानी यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर ए, इसकी वेक्टर वैल्यू, और इसका मैग्नीट्यूड यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे अगर इस यूनिट की खोलने के बाद तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, यानी R1 माइनस R2, ये क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड। अब और आगे सोल्व करते हैं इसको। ये हो गया F12 इक्वल के Q1 Q2 अपॉन, ये R किसके इक्वल है, ये वाला R यहाँ से यहाँ तक, ये किसके इक्वल है, इसके। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यही तो है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, यानी R1 माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, ऐसा का स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 का मोड। ये इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, कितना होगा मल्टीप्लाई करके, F12 इक्वल के Q1 Q2 अपॉन ये और ये मिलकर हो गया R1 माइनस R2 वेक्टर की पावर 3 और R1 माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कूलाम के नियम का वेक्टर सब, यानी सदिश निरूपण। इसे वेक्टर के रूप में इस तरह से लिखा जाएगा, यानी जितना फोर्स ये उतना ही फोर्स ये लगा रहे हैं। समझ में आई बात? अब अगर ये वाले फोर्स को लिखते हैं तो ये वाला फोर्स कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख कर दिखा रहा हूँ, आप इसके नीचे ही लिख लेना नोट्स में। मैं यहाँ पे लिख कर दिखा रहा हूँ, आप इसके नीचे ही लिख लेना। तो ये हो जाएगा F21
वेक्टर के, ये होगा Q1 Q2 अपॉन, ये होगा हमारा R1। अब ये इस तरफ से जा रहा है ना, तो ये वाला इस तरफ, तो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 का क्यूब वेक्टर R2 माइनस R1, ये इस वाले का हो गया। दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। तो अगर कभी भी कूलॉम के नियम का वेक्टर नोटेशन हमें लिखने के लिए कहा गया, यानी वेक्टर में कैसे लिखेंगे, तो वो इस तरह से लिखेंगे, ये लिख लो, ये लिख लो, बात एक ही है, दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जाएगा। एक बार फिर समझ लो, मान लो दो चार्ज हैं Q1 Q2, ठीक है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। मान लेते हैं दोनों शुरू में प्लस प्लस है, तो ये इस पर रेपल फोर्स इधर लगाएगा, ये इस पर रेपल फोर्स इधर लगाएगा, ये इस पर रेपल फोर्स लगाएगा, तो ये F12 होगा। क्यों? इसका मतलब है कि 1 पर, यानी 1 चार्ज पर 2 के कारण कितना फोर्स लगा, तो F12 1 पर 2 के कारण, इसका मतलब है 1 पर 2 के कारण लगा गया फोर्स। फिर ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, F21, यानी 2 पर 1 के कारण लगाया गया फोर्स, ठीक है। अब ये फोर्स आ गई। अब चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस फोर्स की डायरेक्शन भी चाहिएगा मैं। इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए कि ये इस तरफ लग रहा है, तो हमें एक वेक्टर चाहिएगा जो इस तरफ की डायरेक्शन को शो करे। तो अब जब ये फोर्स इधर से लग रहा है, इस तरफ ये डायरेक्शन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितना डिस्प्लेस कवर किया। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ से यहाँ तक जब इसका डिस्प्लेस देखेंगे हम, तो वो कितना होगा, फाइनल, यानी R1, ये 1 है ना, R1 माइनस R2, यानी जिस पॉइंट पर पहुंचा वो वाला पॉइंट, और जिस पॉइंट से चला वो वाला पॉइंट। ये कक्षा 9 में है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसी होती है, एक बार मैं बताता हूँ। जैसे कोई ये A, B और ये C, तो ये तो होगी यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक कुल कितनी डिस्टेंस कवर की, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये होगी डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट यानी C माइनस इनिशियल पॉइंट यानी A, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। समझ में आई? तो इसी तरीके से यहाँ से डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हम यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर खींच लेंगे। वो कैसा होगा, वो इस तरफ, वो क्या होगा, R1 माइनस R2। तो ये वाला वेक्टर इस फोर्स की डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। इसी तरीके से इस वाले फोर्स की जो ये वाला इस पर फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेस कितना होगा, ये हो गया फाइनल। यहाँ से चला तो इनिशियल पॉइंट, यहाँ पर आया तो फाइनल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो ये डायरेक्शन इस तरफ, ये इस फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब ये वाले फोर्स की हम वैल्यू निकालते हैं। तो F12 कूलॉम का रूल क्या कहता है, K Q1 Q2 अपॉन R²। K का मतलब होगा 1/4πε0। ये होता है ना, K = 1/4πε0 इक्वल 9 × 10⁹ पता है ना, ये वाला पीछे बताया। तो हमने यहाँ शॉर्टकट में K, यहाँ आप 1/4π वगैरह भी लिख सकते हो, लेकिन हमने ये सिर्फ शॉर्टकट के लिए समझा है, तो यहाँ K लिख सकें। तो Q1 Q2 अपॉन इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसका मैग्नीट्यूड यानी R, परिमाण। अब तक यहाँ वेक्टर नहीं लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ तक स्केलर है। अब इसको वेक्टर बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा, इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए ये वाला पोर्शन, तो ये R1 माइनस R2। अब इसके ऊपर लगाया यूनिट, क्योंकि डायरेक्शन को शो करता है यूनिट वेक्टर। तो इसके ऊपर ये जो कैप लगाई हमने, ऐसे जोकर की कैप, ये यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो इसके ऊपर यूनिट लगा दिया। अब इसको आगे कैलकुलेट कर लिया हमने, के ये ऐसे ही। अच्छा, यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, इसका वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड आ गया, बस आगे कुछ नहीं। फिर इसको कैलकुलेट कर लिया, के ये ऐसे का ऐसे ही। इस R की वैल्यू, ये वाले R की कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये वाली, यानी ये स्क्वायर, ये ऐसे का ऐसे ही। ये करके कितनी पावर होगी, 3,
और ये ऐसे ही। तो ये इसका आ गया वेक्टर नोटेशन, यानी वेक्टर स्वरूप। ठीक है। इसी तरीके से जब हम ये वाला फोर्स लिखेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बिल्कुल सेम टू सेम यही लिखेंगे, बस नंबर चेंज कर देंगे भाई, ये इसकी जगह ये वाला वेक्टर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो इस तरीके से बच्चों इसको वेक्टर के रूप में हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो इसको उतार लो जल्दी से, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट। बस इसको ऐसे ही लिखना है आपको हेडिंग डालकर ये चित्र बनाना है और उसके बाद यहाँ से लिखते चले जाना है और ये सब लिखते चले जाना यहाँ तक लिखना है। ठीक है, अच्छा ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद फिर इसको थोड़ा सा और आगे मैं आपको समझाता हूँ बच्चा सा। ठीक है, चलो अब मैं इसको रफ कर दूँ, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब ज़रा देखो बच्चों, ये वाला पोर्शन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ज़रा ये यहाँ पे लिख लेता हूँ। F12 ये हो गया इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का मोड है R1 माइनस R2 वेक्टर। और ये वाला मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसके नीचे, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे इसको। ये होगा F21 इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर, इसका मोड और R2 माइनस R1। ठीक है, ये तो ये वाला मैंने यहाँ लिखा, यहाँ तक आपने उतार दिया। अब थोड़ा सा और आगे समझ लो जरा ये क्या चीज़ है। अब जरा देखो बच्चों, क्या ये जो पोर्शन है, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, ये R1 माइनस R2 यानी ये वाला R1 माइनस R2, ये R1 माइनस R2 और ये R2 माइनस, यानी ये जो डिस्प्लेस है ये इसके बराबर है। यानी ये वाला भाई यहाँ से यहाँ तक का ये इधर की डायरेक्शन में है तो ये, और यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में, तो ये और ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है इनकी, अपोजिट। तो हम ये कह सकते हैं कि परंतु हम ये कह सकते हैं कि परंतु R1 वेक्टर R1 माइनस R2 वो इक्वल है R2 माइनस R1, दोनों इक्वल, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण माइनस का मतलब ये हो गया कि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक इस तरफ है तो एक इस तरफ, यानी एक फोर्स इस तरफ है तो एक फोर्स इस तरफ है। तो हम इस R1 माइनस R2 की जगह ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे तब हम इसको लिखेंगे, ये हो गया हमारा F12 वेक्टर इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 की जगह ये वाला माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, तो ये होगा R2 माइनस R1। ज़्यादा छोटा लिखा गया, ये माइनस मैंने यहाँ लगा लिया, ये होगा के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1, और यहाँ भी लिख लेंगे हम R2 माइनस R1। ठीक है, समझ में आई बात। यानी ये R1 माइनस R2 की जगह ये R2 माइनस R1 हमने लिख दिया यहाँ। अब क्या होगा, अब ये होगा कि F12 इक्वल माइनस, है ना, इस पूरे की वैल्यू क्या है बच्चों, के ये क्या ये वाली वैल्यू F21 के इक्वल नहीं होगी, यानी ये वाली वैल्यू यही तो है। तो क्या यहाँ F21 लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं F21 ये।
यानी ये वाला जो फोर्स है F12 इधर से जो फोर्स लगा वो इक्वल है इस वाले फोर्स के, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण माइनस है। आपको समझ में आ रहा कुछ? ये वाला जो यहाँ तक आया है हमारा, ये क्या बताता है कि दो फोर्स बराबर हैं, यानी ये दोनों चार्ज जो हैं एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। माइनस का मतलब क्या है? उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो आपने न्यूटन के थर्ड लॉ में ये पढ़ा है मोशन के कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं लेकिन अपोजिट दिशा में, क्रिया प्रतिक्रिया क्या है कि एक पर इसने इस पर फोर्स लगाया तो ये भी उतना ही फोर्स लगाएगी लेकिन अपोजिट दिशा में। ठीक है, तो ये जो रूल है ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन उसको फॉलो करता है यहाँ पे। यानी दोनों में ने बराबर बल लगाया लेकिन अपोजिट दिशा में। तो उतार लो, यहाँ तक तो आपने उतार लिया था, ये 2-3 लाइनें और उतार लो। ठीक है, और ये हमारा इसके नीचे एक लाइन लिख लेंगे, फिर हम इसके नीचे एक लाइन लिख लेंगे हम। उतार लो जल्दी। ठीक है, इसके नीचे एक लाइन लिख लो, मैं मिटा देता हूँ। इसके नीचे एक लाइन आएगी, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तो यहाँ हो गया हमारा ये न्यूटन का वेक्टर नोटेशन। अब इसके बारे में और थोड़ा सा इसके हम थोड़ी चीज़ें और पढ़ लेते हैं, इसमें ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, FE व FG में अंतर। देखो लाइन खींच के लिख लेंगे यहाँ, अंतर क्या चीज़ है। एक तरफ FE लिख लो, एक तरफ FG लिख लो। फर्स्ट देखो FE क्या है, मैं आप ही समझा रहा हूँ। FE का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो भी अभी आपने कूलॉम के नियम में पढ़ा, K(Q1 Q2 अपॉन R², ये हुआ। और FG क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, कक्षा 11 में पढ़ा होगा। ये होगा G(M1 M2 बटे R²। ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है, उसको भी आप समझ लो। देखो सबसे पहले हम इसमें आपको बताते हैं, इसमें समानता बताते हैं। ये पहले हेडिंग डालो, FE व FG में अंतर, और इसमें सबसे पहले इसमें लिखेंगे समानता। सबसे पहले समानता देखेंगे, इसमें क्या है समानता, सिमिलरिटी क्या है, इन दोनों फोर्स में क्या समानता है। तो पहली समानता तो ये है बच्चों, देखो यहाँ पे भी R², यहाँ पे भी R², मतलब जो ये FE है वो भी व्युत्क्रमानुपाती होता है R², यानी 2 Q1 Q2 चार्ज के बीच की डिस्टेंस यही तो थी। और ये क्या है? दो द्रव्यमानों के बीच की डिस्टेंस। तो दोनों में ये देखते हैं कि दोनों ही जो है उनके बीच की डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब दोनों में व्युत्क्रम वर्ग का नियम यानी इन्वर्स स्क्वायर लॉ लग रहा है दोनों में ही। इसमें भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ लग रहा है, इसमें भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ लग रहा है, यानी दोनों में ही इसको फॉलो किया जा रहा है। तो पहला समानता तो ये होगी कि
एफ ई व एफ जी दोनों ही व्युत्क्रम 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 वर्ग के व्युत्क्रम वर्ग के नियम क्या? एफ व्युत्क्रमानुपाती 1/r² के नियम का पालन करते हैं। दोनों ही करते हैं। ये इनके बीच एक समानता होगी। दूसरी समानता क्या होगी? दूसरी समानता क्या होगी बच्चों? दूसरी समानता ये है कि यहाँ पे चार्ज Q1 था, यहाँ पे चार्ज Q2 था, ये इस पर फोर्स इस तरफ लगाया, इसने इस पर फोर्स इस तरफ लगाया। ऐसे ही M1 द्रव्यमान M2 द्रव्यमान दोनों के बीच की डिस्टेंस R, इसने जो फोर्स लगाया इस पर, इसने इस पर फोर्स लगाया इस पर, ठीक है। तो ये जो दोनों ही फोर्स, इसने इस पर फोर्स लगाया इस तरफ, इसने इस पर फोर्स लगाया इस तरफ, दोनों ने ही फोर्स, तो ये जो F आया F, दोनों में ये देखते हैं कि दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लग रहा है। देखो ये वाला जो फोर्स है वो इसी लाइन से होकर जा रहा है, इसी लाइन पर लगेगा। जो मैंने पहले बताया कि ये इस पर फोर्स लगाएगा तो वो ऐसे जाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा वो ऐसा जाएगा। ऐसे नहीं कि ये इस पर फोर्स लगाए वो इस तरफ चला जाए। यानी दोनों सिचुएशन में, दोनों कंडीशन में, एफ ई की भी और एफ जी की भी कंडीशन में हम ये देखते हैं कि जो फोर्स होता है वो इनको मिलाने वाली रेखा, जो आवेश को मिलाने वाली रेखा और द्रव्यमान को मिलाने वाली रेखा, इनके अनुदिश लगता है। अनुदिश का मतलब इसी लाइन पर लगता है। तो ये भी एक समानता होगी दोनों में। तो इसको भी लिख लो यहाँ पर जरा कि क्या है नंबर 2 कि एफ ई व एफ जी दोनों में बल उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। इसको नोट कर लो पॉज करके। ये इनके बीच की समानता। अब इनके बीच का हम डिफरेंस देखेंगे दोनों के, एफ ई एफ जी के बीच में क्या डिफरेंस है उसको देखो। अब थोड़ा सा इनका अंतर देखो, तो अंतर लिख लो दोनों में। अंतर ऐसा लाइन खींच कर लिख लो। इस तरफ एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इधर हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहला में जो अंतर है वो देखो भाई। आवेश में क्या था, चार्ज में क्या था, ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज। इसमें तो क्या होता है, इसमें तो ये एक दूसरे को रेपल भी करते हैं, और किसी सिचुएशन पर अगर ये प्लस लाइक चार्ज हैं तो रेपल करेंगे, और अनलाइक चार्ज हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। ये भी कंडीशन थी। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसमें केवल ये दो मास होते हैं M1 M2, इसमें केवल अट्रैक्ट ही होता है, इसमें रेपल नहीं कर सकते एक दूसरे को। समझ में आया है ना? एक दूसरे को रेपल नहीं करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं। जैसे सूरज के चारों तरफ ग्रह घूम रहे हैं, धरती के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है, अट्रैक्ट ही तो है, अट्रैक्शन ही तो है, रेपल नहीं कर सकते हैं। लेकिन चार्ज में रेपल और अट्रैक्ट दोनों करते हैं। तो यहाँ पर पहला मेन जो डिफरेंस तो यही होगा कि लिखो यह है आकर्षण व प्रतिकर्षण। यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है,
और इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, यह केवल आकर्षण बल होता है। आकर्षण, यहाँ प्रतिकर्षण बल दोनों होता है। आकर्षण बल होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा, नंबर दो ये होगा कि जो ये Fe है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और Fg है, इसकी वैल्यू इससे बहुत बड़ी होती है। इसकी वैल्यू इससे, यानी Fe की जो वैल्यू है, जहाँ में K की वैल्यू देखते हैं तो इसकी आती है 9 गुणा 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और अगर Fg की बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये सब लिखी रहती हैं, इसको कोई लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ पर 9 गुणा 10⁹ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, और ग्रेविटेशनल फोर्स की कितनी है, 6.67 गुणा 10⁻11। ये देखो कितनी छोटी है। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ लिख लो, Fe का मान बहुत बड़ा, ब्रैकेट में लिख लो 10⁻36 से 10⁻43 तक होता है, और इसका वैल्यू बहुत छोटा होता है। तो इसमें लिख लो, इसका अपोजिट करके, Fg का मान बहुत छोटा होता है। Fg का मान बहुत छोटा होता है। तीसरा क्या है डिफरेंस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था ये यूनिवर्सल फोर्स नहीं है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था वो माध्यम पर निर्भर करता है। मैंने पहले बताया था कि वैक्यूम में Fe की वैल्यू कुछ और आती है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैक्यूम में कुछ और आती है, एयर में कुछ और आती है, रुई में किसी अदर मीडियम में कुछ और आती है। इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। लेकिन जो ग्रेविटेशन फोर्स है, कोई भी दो मॉस जो है तुम किसी भी जगह रखो, उनके बीच की वैल्यू एक जैसी रहती है। ठीक है, यानी यहाँ पे लिखेंगे कि Fe का मान माध्यम पर निर्भर करता है। ये पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखे हैं मैंने ये सब कुछ, आपने अगर अच्छी तरह देखे होंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो स्किप करके देखेगा उसके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तीसरा होगा Fg का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरीके से ये 1 2 3 इसमें डिफरेंस जो बताए जो खास इम्पोर्टेंट थे। तो इस तरीके से हम ये क्या करते हैं बच्चों, ये टॉपिक यहाँ पूरा। छोटा सा एक टॉपिक समझ लो, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ समझ लो। वो है नाभिकीय बल, यानी न्यूक्लियर फोर्स। नाभिकीय बल क्या होता है? नाभिकीय बल आप जानते हैं कि प्रत्येक मैटर के बीच में, ये मैटर है, इसके बीच में क्या होता है भाई? प्रत्येक मैटर के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ये देखो। और न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है हमारा नाभिक।
इसके बीच में क्या होते हैं, प्रोटॉन 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 प्रोटॉन, इसी तरह से न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं। और चारों तरफ क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ऐसे रहते हैं। अब नाभिकीय बल होता क्या है, नाभिकीय बल होता है जो नाभिक यानी न्यूक्लियस के अंदर लगता है। ये देखा गया है कि जो प्रोटॉन होते हैं, देखो प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव कण, और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, इसके ऊपर प्लस का आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, माइनस, इसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है। तो नाभिक के न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस प्लस होते हैं। तो जो प्लस प्लस होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल। लेकिन जैसे ही इसने उसको रिपल किया, इसने इसको रिपल किया, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्योंकि ये तो इसके ऊपर तो जीरो चार्ज है, तो ये पॉजिटिव है, तो इस इनके बीच में कौन सा फोर्स लगा, अट्रैक्ट। ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट के लिए जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस, जो जीरो चार्ज होगा जिसके ऊपर, उसको भी अट्रैक्ट करेगा। ये भी बताया मैंने पिछले लेक्चर में आपको याद होगा, गंभीरता से पढ़ा होगा तो बताया था, और आप मुझे कमेंट करके बताओगे कौन से लेक्चर में बताया था, ये आपका सवाल है। तो जैसे इसने इसको रेपल किया, तो हल्का सा रेपल किया, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, यानी इनके बीच में क्या लग गया, आकर्षण बल। आकर्षण बल, तो ये जो इसको रेपल करने के कारण ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए, बहुत नज़दीक, इसके नज़दीक चलेगा तो अट्रैक्ट हो गए, और अट्रैक्ट करने के कारण आपस में बहुत मजबूती से बंध गए। जब बंध गए तो ये जो अट्रैक्ट बॉल है, अट्रैक्शन फोर्स लगा इनके बीच में, वो इस अट्रैक्शन फोर्स की रेपल फोर्स से ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इसने इसको हल्का सा रेपल किया, तो अट्रैक्ट के इसका आकर्षण के कारण ये बंध जाते हैं, फिर उस तरफ नहीं जाता है, ये फिर उस तरफ नहीं जाता। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो रेपल फोर्स से ज़्यादा होता है। ठीक है, यही कारण है कि जो अट्रैक्शन फोर्स रेपल फोर्स से ज़्यादा होता है, कि इस प्रोटॉन को इसके न्यूक्लियस से अलग नहीं किया जा सकता, इसको अलग नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये मजबूती के कारण बंधे रहते हैं एक दूसरे से। लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ सकता है, क्यों, क्योंकि नाभिक कैसा आवेश होता है इस पर, पॉजिटिव, और इन पर कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ती रहती है हर एक इलेक्ट्रॉन की नाभिक से। डिस्टेंस बढ़ने के कारण हम जानते हैं कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी F की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो वो इलेक्ट्रॉन जिनकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है उन पर फोर्स जो न्यूक्लियस का है वो कम लगेगा। उनको जैसे ही एनर्जी मिलेगी तो वो बाहर अपनी कक्षा को छोड़कर चले जाएंगे, उन्हीं को ही कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो चला जाता है छोड़कर, लेकिन प्रोटॉन को उसकी नाभिक से अलग नहीं कर सकते। उसका कारण यह है कि दो प्रोटॉनों के बीच जो रेपल फोर्स लगता है, उस रेपल फोर्स से कई गुना मजबूत प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी अट्रैक्शन फोर्स रेपल फोर्स से ज़्यादा मजबूत होता है। यही कारण है कि प्रोटॉन को इससे हम अलग नहीं कर सकते। एक बात और है कि दो प्रोटॉन जो होते हैं, इनके बीच में अगर रेपल फोर्स ख़त्म कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इनके बीच में रेपल फोर्स ख़त्म कर दिया जाए, मतलब रेपल फोर्स हो ही ना, सोच लो ऐसी कंडीशन हो जाए, रेपल फोर्स हो ही ना, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बस यही हो, यानी ख़त्म, रेपल फोर्स की वैल्यू ख़त्म हो जाए इसी कारण बस, तब इसमें कौन सा बल बच जाएगा, इसके अंदर केवल अट्रैक्शन फोर्स बच जाएगा। और अट्रैक्शन फोर्स बचने के कारण ये जो मैटर होगा ये स्थायी हो जाएगा, मतलब ये कभी नष्ट नहीं होने का, टूटने का। कोई भी टूटता कब है, जब उनके बीच में रेपल फोर्स भी होता है। ये रेपल फोर्स उसको दूर करते हैं। अट्रैक्शन तो मजबूत होता है, लेकिन रेपल फोर्स भी तो होता है। अगर रेपल फोर्स ना हो तो फिर ये स्थायी हो जाएगा, स्टेबल। लेकिन रेपल फोर्स की होने की वजह से ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रेपल करते हैं एक दूसरे को, और रेपल करने के कारण ये जो है, ये नाभिक जो है टूट जाता है, टूट जाता है। आपने देखा हो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है,
वो नाभिक के विखंडन संलयन की अभिक्रिया सुनी नहीं? तो नाभिक टूटता है, एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है यूरेनियम वगैरह में। वो कब होता है? वो इस तभी तो होता है, ये रेपल फोर्स होता है इनके कारण, तभी तो ये टूट जाता है। अदरवाइज अगर ये ना हो तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी ना टूटे। ठीक है, तो ये जो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, यही नाभिक के बल है। यानी ये प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन, इनके बीच में जो अट्रैक्शन प्रतिकर्षण जो बल लग रहा है ना नाभिक के अंदर अंदर, इसको ही कहते हैं नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ये आज की क्लास रही बच्चों। कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताना है। आप जो है सिर्फ वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, और ना ही उस पर कोई